आप सभी बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। हम निदर्शन जो हमारी अवधारणा है उसके प्रकारों की चर्चा कर रहे थे। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको संभाव्यतापूर्ण निदर्शन के जो 5 प्रकार बताए थे उसका पहला प्रकार देव निदर्शन पर चर्चा कर रहे थे। देव निदर्शन को भी 6 उपविधियों के अंतर्गत रखा गया है। लॉटरी विधि, कार्ड विधि, टिपेट विधि, ग्रिड प्रणाली या ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति पर हम चर्चा कर रहे थे और मैंने आपको कहा था कि अगले व्याख्यान में मैं ग्रिड पद्धति के बारे में थोड़ा और विस्तार से चर्चा करूंगा। तो ग्रिड पद्धति का उपयोग संभाव्यतापूर्ण निदर्शन में हम भू क्षेत्र के चयन के लिए करते हैं, अर्थात जब हमारा सैंपलिंग निदर्शन की इकाई कोई भू क्षेत्र होता है तब ग्रिड पद्धति का उपयोग किया जाता है। इस पद्धति में हम सर्वप्रथम उस भौगोलिक क्षेत्र का नक्शा तैयार करते हैं जिसमें से हमें इकाइयों का चयन करना है, भू क्षेत्र का निर्धारण करना है या भौगोलिक इकाइयों का चयन करना है। तो पहले नक्शा तैयार करने के पश्चात हम एक वर्गाकार पारदर्शी प्लेट पर कुछ चिन्ह बना देते हैं। उदाहरण के लिए हमें 10 भौगोलिक क्षेत्रों का चयन करना है, तो हम उस वर्गाकार कांच की प्लेट पर 10 निशान या 10 चिन्ह बना देते हैं और फिर उस नक्शे के ऊपर उस प्लेट को रखकर दोनों को घुमा देते हैं। उसके पश्चात जब वर्गाकार प्लेट नक्शे के ऊपर रुकती है तो उन चिन्हों के नीचे जो भौगोलिक क्षेत्र नक्शे का आता है वह हमारी निदर्शन की इकाई होती है। इस प्रकार ग्रिड पद्धति के माध्यम से हम भौगोलिक इकाइयों का चयन करते हैं। यह भी संभाव्यतापूर्ण निदर्शन के एक प्रकार देव निदर्शन की उप पद्धति है। देव निदर्शन का जो अगला प्रकार है वह है नियमित अंकन विधि। इस उप विधि में हम सर्वप्रथम वर्गांतर का चयन करते हैं। वर्गांतर का चयन हम हमारे समग्र की प्रकृति के आधार पर करते हैं और जितना संख्या में निदर्शन लेना है उसका संपूर्ण के आकार में भाग देकर हम वर्गांतर को निकालते हैं। वर्गांतर का चयन करने के पश्चात हम आरंभिक बिंदु का चयन करते हैं और उसके लिए पहली संख्या का चुनाव लॉटरी या रैंडम अंक विधि से करते हैं। अब आरंभिक संख्या का चयन करने के पश्चात उसमें वर्गांतर जोड़ दिया जाता है। जो संख्या प्राप्त होती है वही हमारा निदर्शन होता है। यह क्रम लगातार चलता रहता है। नियमित अंकन विधि को समझने के लिए मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कि हम हमारे महाविद्यालय के समग्र की संख्या अर्थात विद्यार्थियों की संख्या 4000 को लेके चलते हैं और इसी उदाहरण के माध्यम से हम सभी निदर्शन के प्रकारों को समझते हैं। हमें 200 विद्यार्थियों का चयन 4000 विद्यार्थियों में से करना है। हम 4000 में 200 का भाग देते हैं तो हमारे पास 20 की संख्या प्राप्त होती है, अर्थात 20 हमारा
वर्गांतर है। इसके पश्चात हम प्रारंभिक बिंदु का चयन करते हैं और इसके लिए हम लॉटरी विधि का इस्तेमाल करते हैं। हम क्रम संख्या 1 से लेके 20 तक की 20 पर्चियों का निर्माण करते हैं। इन पर्चियों को एक मर्तबाने में डालते हैं और इसे अच्छी तरह हिलाने के पश्चात एक पर्ची निकाल लेते हैं। उदाहरण के लिए वह पर्ची 7 नंबर की प्राप्त होती है तो हमारा आरंभिक बिंदु 7 है। इसके पश्चात हम 7 में 20 जोड़ते हैं तो अगली संख्या 27 प्राप्त होती है, अर्थात हमारा दूसरा निदर्शन 27 है। अगली संख्या 27 में 20 जोड़ने पे 47 प्राप्त होता है, अर्थात हमारा तीसरा जो निदर्शन है वह 47 है। इस प्रकार इस क्रम में हम 200 इकाइयों का चयन कर लेते हैं और लास्ट का जो हमारा निदर्शन की संख्या आती है वह आती है 3987, अर्थात 3987 नंबर के जो विद्यार्थी है वह हमारा 200वां निदर्शन है। इस प्रकार नियमित अंकन विधि के माध्यम से हम इकाइयों का चयन करते हैं। देव निदर्शन का अगली और अंतिम उपविधि है अनियमित अंकन विधि। इस प्रकार की विधि का उपयोग तब किया जाता है जब हम समग्र की सूची में प्रथम और अंतिम अंक छोड़कर शेष इकाइयों की क्रम संख्या पर अनुसंधान करता अपने स्वयं के विवेक से निशान लगाता है। अर्थात यदि कॉलेज में 1000 विद्यार्थी हैं तो क्रम संख्या 1 और क्रम संख्या 4000 के विद्यार्थियों को हम छोड़ देंगे और शेष इकाइयों पर अनुसंधान करता अपने विवेक से, अपनी इच्छा से निशान लगाता है और इसे हम अनियमित अंकन विधि के माध्यम से निदर्शन का चुनाव कर पाते हैं। अब हम संभाव्यतापूर्ण निदर्शन का जो दूसरा प्रकार है देव निदर्शन के पश्चात स्त्रीकृत निदर्शन, उसकी चर्चा करेंगे। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य विभिन्न वर्गों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करना भी होता है। ऐसी स्थिति में जब हमारे अनुसंधान की प्रकृति तुलनात्मक हो जाती है तो अध्ययनकर्ता अध्ययन करने से पूर्व यह तय कर लेता है कि निदर्शन में समग्र में पाए जाने वाले समस्त वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व है, तब स्त्रीकृत निदर्शन का उपयोग किया जाता है। उदाहरण मैं अपने महाविद्यालय का ही रखना चाहूँगा। स्त्रीकृत निदर्शन भी आगे चल के 2 भागों में बढ़ता है, समानुपातिक स्त्रीकृत निदर्शन और असमानुपातिक स्त्रीकृत निदर्शन। तो हमें इन दोनों उप प्रकारों को भी समझ लेना चाहिए। स्त्रीकृत निदर्शन में हम सबसे पहले समग्र को विभिन्न स्तरों में बांट लेते हैं और फिर प्रत्येक स्तर में से स्वतंत्र निदर्शन ले लेते हैं। अनुसंधानकर्ता यदि निदर्शन की इकाइयां उसी अनुपात में लेता है जिस अनुपात में वे समग्र के अंतर्गत होती हैं तो इसे समानुपातिक स्त्रीकृत निदर्शन कहते हैं, और यदि समान अनुपात में लेता है तो इसे असमानुपातिक स्त्रीकृत निदर्शन कहते हैं। स्त्रीकृत निदर्शन को समझने के लिए हम हमारे महाविद्यालय के 4000 विद्यार्थियों को ही लेते हैं। यहाँ पर हमें इन 4000 विद्यार्थियों का स्तर बनाना है, अर्थात हम प्रथम वर्ष के विद्यार्थी, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी, तृतीय वर्ष के विद्यार्थी, MA प्रथम वर्ष के विद्यार्थी, MA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी, 5 स्तरों का चयन करते हैं। ये मैंने उदाहरण के लिए लिया और हमारे 4000 विद्यार्थियों में से हम ये देखते हैं
कि 1700 विद्यार्थी प्रथम वर्ष के हैं, 1300 विद्यार्थी द्वितीय वर्ष के हैं, 900 विद्यार्थी तृतीय वर्ष के हैं, 60 विद्यार्थी एमए प्रथम वर्ष के हैं और 40 विद्यार्थी एमए द्वितीय वर्ष के हैं। इस तरह हमारे पास इनकी संख्या आती है और जब हम इनका अनुपात निकालते हैं तो वह अनुपात 1700 अनुपात 1300 अनुपात 900 अनुपात 60 अनुपात 40 इस क्रम में होगा। और इसी अनुसार हमें 200 विद्यार्थियों का चयन करना है, तो उसमें से लगभग 85 विद्यार्थी प्रथम वर्ष के होंगे, 65 विद्यार्थी द्वितीय वर्ष के होंगे, 45 विद्यार्थी तृतीय वर्ष के होंगे, और 3 विद्यार्थी एमए के और 2 विद्यार्थी एमए फाइनल के होंगे। इस प्रकार हम विद्यार्थियों का चयन करते हैं और संख्या चूँकि 85, 65, 45, 3 और 2 प्राप्त होती है, समान संख्या में प्राप्त नहीं होती, लेकिन इनका अनुपात समान है क्योंकि टोटल 4000 विद्यार्थियों में प्रथम वर्ष के विद्यार्थी 1700 हैं, तो इसी अनुपात में हमारे जो 200 विद्यार्थियों में से सैंपल लिया जाएगा उसमें 85 विद्यार्थी प्रथम वर्ष के होंगे। इस प्रकार जो ये निदर्शन किया इसे बोलते हैं समानुपाती स्त्रीकृत निदर्शन। असमानुपातिक स्त्रीकृत निदर्शन में बिल्कुल उल्टा होता है, इसमें अनुपात समान होता है, अर्थात हम 5 कैटेगरी बनाई हैं और 200 विद्यार्थियों का चयन करना है, तो प्रत्येक कैटेगरी में से हमें 20-20 विद्यार्थियों का 40-40 विद्यार्थियों का चयन करना होगा, अर्थात प्रथम वर्ष के 40 विद्यार्थी, सेकेंड ईयर के 40 विद्यार्थी, अंतिम वर्ष के 40 विद्यार्थी, एमए के 40 विद्यार्थी और एमए फाइनल के 40 विद्यार्थी। तो यह संख्या समान आती है, लेकिन यह जो स्त्रीकृत निदर्शन कहलाता है, यह कहलाता है असमानुपातिक स्त्रीकृत निदर्शन। तो निदर्शन का यह प्रकार थोड़ा कठिन है, लेकिन आसानी से समझ में आ जाता है। अब हम लेते हैं बहु स्त्रीकृत निदर्शन। निदर्शन का तीसरा प्रकार है। इसमें हमारे समग्र की इकाइयों को कई स्तरों में बांटा जाता है और उनमें से हमें निदर्शन लेना होता है। तो इस प्रकार के निदर्शन को हम बहु स्त्रीकृत निदर्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी, तृतीय वर्ष के विद्यार्थी, एमए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी, एमए फाइनल वर्ष के विद्यार्थी, और इन विद्यार्थियों में से भी मैं कला वर्ग के विद्यार्थी, वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थी, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी का स्त्रीकरण करता हूँ, स्तर बनाता हूँ। और फिर इन स्तरों में से मैं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थी, द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थी और केवल उत्तीर्ण विद्यार्थी के भी स्तर बनाता हूँ। अर्थात मैंने 3 स्तर बनाए और प्रत्येक स्तर में से विद्यार्थियों को चयन किया। तो इस प्रकार का जो निदर्शन कहलाता है वह बहु स्त्रीकृत निदर्शन कहलाता है। आज के व्याख्यान में मैं इतना ही करना चाहूँगा। आज हमने
ग्रेड पद्धति को समझा, नियमित अंकन विधि को समझा, अनियमित अंकन विधि को समझा, स्त्रीकृत निदर्शन को समझा और बहु स्त्रीकृत निदर्शन को समझा। अगले व्याख्यान में मैं आपको जो हमारे निदर्शन के, देव निदर्शन के जो अगले प्रकार हैं उन पर चर्चा करूंगा। वो संभाव्यतापूर्ण निदर्शन के जो आगे के प्रकार हैं उन पर चर्चा करूंगा। उसके बाद असंभाव्यतापूर्ण निदर्शन पर चर्चा करूंगा। धन्यवाद।